देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिपाठी। संकट और लॉकडाउन के बीच हमारे देश का मजदूर पलायन करने पर मजबूर है। ये दूसरे राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। पांव में छाले हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल में कभी न थमने वाला दर्द है। अपने घर पहुंचने की आस में निकले मजदूर कहीं जालिम भूख से दिन रात दो चार हो रहे हैं, तो कहीं कातिल सड़क इन्हें अपना शिकार बना रही है। इन सबके बीच सबसे दुखद पहलू यह है कि पलायन पर पॉलिटिक्स भी जारी हो गई है। कोरोना संकट के बीच भी छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा में सियासी गंध बिखरी हुई है। इस दफे सियासत की धुरी उन मजदूरों पर जा टिकी है जो इस समय देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। ट्रेन हो या बस, मजदूरों की घर वापसी को लेकर सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की कवायद पर विपक्ष भी हमलावर हो चला है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मजदूरों के प्रति उदासीन है। छत्तीसगढ़ में आलम यह है कि कोरोना काल में भी सूबे में जमकर सियासत हो रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की भी। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव को लेकर विषाद बिछने लगी है। बीजेपी ने सभी 24 विधानसभा सीटों पर अपने विस्तारकों को भेजा है। ये विस्तारक वो हैं जो संघ के कर्मठ और पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। कुल मिलाकर सिंधिया के वर्चस्व वाले ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर भोपाल बीजेपी दफ्तर तक सभी दिग्गज नेता पूरी तरह से सक्रिय हो चले हैं। तो वहीं फिलहाल कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी को लेकर जमीनी स्तर पर कमजोर नजर आ रही है। हालांकि पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार कांग्रेस नेताओं से संपर्क में हैं और गुप्त तरीके अपने स्तर पर विषाद बिछा रहे हैं। पर मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आने वाली कांग्रेस को 15 महीने भी सत्ता सुख नहीं मिल पाया। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए ये 24 उपचुनाव सत्ता में बने रहने या फिर सत्ता की वापसी के लिए बेहद ही खास है। जाहिर है इन चुनावों के परिणाम से प्रदेश सरकार की तस्वीर भी तय हो रही है। फिलहाल चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां पलायन पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। तो कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच एक दर्द है हर उस मजदूर का जो इस वक्त अपने गांव, अपने घर वापस जाना चाहता है। ये बिना थके, बिना रुके बस चलता जा रहा है, लेकिन सफर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मजदूर चले जा रहे हैं कि अगर मौत भी आए तो अपने गांव की मिट्टी में आए। मजदूरों की हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। पर छत्तीसगढ़ में इसी पलायन पर पॉलिटिक्स जारी हो गई है। इस वक्त मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। ट्रेन हो या बस, मजदूरों की घर वापसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की कवायद जारी है। इधर सरकार पर विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मजदूरों के प्रति उदासीन है। जिस तबके के नाम पर सियासत की जा रही है वो आज सड़क पर है। इनके नाम पर सियासी रोटियां सेकने का कारोबार जरूर खड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ की यह राजनीतिक लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची है, जब मजदूरों को ट्रेन से लाए जाने के लिए भूपेश सरकार की पहल पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सवाल खड़े कर दिए। मामले ने तब पूर्ण पकड़ा जब केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों, जिनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने मजदूरों की वापसी के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे रिपोर्ट। मजदूरों की सुध नहीं ले रहा है हुक्मरान। मीलों पैदल चलने से मजबूर मजदूर है परेशान। कब तक मजदूरों को लेकर राजनीति करते रहेंगे सियासतदान? जी हां, हम बात कर रहे हैं उस मजदूर की जिसके पसीने और मेहनत की बदौलत ही हर किसी के घर की दीवारें बुलंद होती हैं। वहीं आज बेबस बेसहारा सड़कों पर पैदल चलने के लिए ये मजबूर है। जब ना ठिकाना रहा और ना ही काम, उम्मीद बची थी तो केवल अपने घर पहुंचने की। लेकिन सिस्टम की खामियों के चलते ये उम्मीद भी धुंधली होती चली है। तो ये मजदूर मीलों के लंबे सफर पर निकल पड़े हैं। जब मीडिया में मजबूर मजदूरों की बेबसी की कहानी आई तो सत्ता पर काबिज हुक्मरानों के
होश उड़ गए और मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था हुई। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये पहल भी सियासत का शिकार हो गई। छत्तीसगढ़ का मजदूर है भाई, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा परिवार का हिस्सा है, हमारा वोटर है, उसने हमारी सरकार बनाई है। अब उसके लिए इतनी संवेदना तो जिंदा रहना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके आरोप का जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ ने 30 ट्रेनें मांगी थी, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ 14 ही मिली। ट्रेनों के लिए करीब 1.17 करोड़ भी रेलवे को दिए गए। केंद्रीय रेल मंत्री जी का बयान तथ्यहीन और आधारहीन है। तो आपके अपने राज्य में आप ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं और ठिकरा तोड़ने का काम दूसरे के सर पे कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। पैरों में छाले और बच्चों के नंगे पांवों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सिस्टम की खामियों को बयां कर रही हैं। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तो पलायन पर पॉलिटिक्स इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता नरेश गुप्ता जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। साथ ही चर्चा में साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनु पटेल और हमारे स्वराज छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल। तिवारी जी, राजनीति हो रही है मजदूरों को लेकर के, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? त्रिपाठी जी, राजनीति होनी तो नहीं चाहिए, मगर दुर्भाग्य से जिनको राजनीति ही करना है, जिनका लक्ष्य राजनीति है, काम धाम करना नहीं है, वो राजनीति करते हैं तो वो ठीक भी है। उनको और कुछ नहीं है तो राजनीति करना है। दरअसल मैं आपको जानकारी दे दूं, थोड़ी सी जो आप जो दिखा रहे हैं त्रिपाठी जी, उसमें संशोधन करना चाहूंगा। ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, मैं आपको ताजे आंकड़े दे रहा हूं राज्य सरकार के कि हमने 43 ट्रेनें मांगी है। सुदूर जो हमारे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर फंसे हुए हैं, उसमें से 9 ट्रेनें अभी तक आ चुकी है। दिक्कत क्या जा रही है, केंद्र सरकार ने व्यवस्था इस प्रकार की है कि दोनों राज्यों की आवश्यकता लगती है। हमारे यहाँ जहां पर पहुंचना है उसकी अनुमति आवश्यक है और उनकी रिक्वेस्ट थोड़ा अधिक बात कहा हूं, ये चाहें तो कि पुष्टि करवा करके आप इसको अपने समाचार में भी दिखा सकते हैं। कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से हम अनुमति मांग रहे हैं कि हमारे मजदूरों को यहां लाने दिया जाए। हम गुजरात में लगातार 3 दिन से अनुमति मांग रहे हैं और जम्मू में तो अति हो गई है। 11 मई से हम अनुमति मांग रहे हैं और वहां पर अनुमति नहीं मिली है। 43 ट्रेन का पैसा त्रिपाठी जी 1,88,63,930 रुपए हम रेलवे को जमा कर चुके हैं और ये उम्मीद करते हैं कि रेलवे हमको जल्दी से जल्दी ट्रेन उपलब्ध करा दे और वो राज्य जहां से आने वाले हैं वहां से सहमति दे दे। थोड़ी सी शिकायत, जैसी मेरी मुख्यमंत्री जी से काफी लंबी इस मामले में चर्चा हुई, मैं बैठा था उनके पास आधे घंटे बात करते हुए, बमुश्किल 4 घंटा सो पा रहे हैं वो। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी बानी देखिए। करीब 16,000 मजदूर हम अभी तक ला चुके हैं और 60,000 से ऊपर मजदूर हमारे रोड के माध्यम से आए हैं, जिसमें कुछ बसों की व्यवस्था हमने किया है, बाकी वो बेचारे खुद अपना किराया लेकर के आ रहे हैं। दरअसल इसकी बुनियादी बातों को समझना पड़ेगा। राजनीति तो नहीं करना चाहता मैं, मगर जिस दिन 22 तारीख को ताली बजवाया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और 23 तारीख की रात को 8 बजे ये घोषणा किया कि 23 मार्च की बात कर रहा हूं, 23 मार्च की रात को 8 बजे घोषणा किया कि 12 बजे से 24 तारीख से अब लॉकडाउन है और 21 दिन का लॉकडाउन उन्होंने 13 अप्रैल तक के लिए कर दिया। उसी दिन उनको ये तैयारी करनी थी कि हमारे इतने मजदूर जो करोड़ों की संख्या में हैं वो अपने स्थान तक कैसे पहुंच पाएंगे बेचारे, और उस दिन नहीं किया तो कम से कम 13 तारीख को वो योजना बना करके इस तरह की व्यवस्था करते। मगर प्रधानमंत्री जी देखिए त्रिपाठी जी, आज जो वर्तमान है इसका निर्धारण तो भविष्य करेगा 5 साल बाद, 10 साल बाद
कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आकर के नोटबंदी करते हैं बिना तैयारी के, रात को 8 बजे आकर के 12 बजे से जीएसटी लागू करते हैं बिना तैयारी के, और अभी तो अति कर दिया उन्होंने कि उन्होंने ये तैयारी नहीं की कि मजदूरों को लाने की व्यवस्था करते। अगर उसी समय से ये भी योजना बना ली गई होती कि हमको अपने मजदूरों को जो सुदूर इलाके में पड़े हैं बेचारे उनको लाने की व्यवस्था, मेरे साथ मैं अभी कह रहा था, अभी मेरे साथ आशीष तिवारी बैठे हुए थे आपके यहाँ के, हम दोनों बैठ करके बात कर रहे थे। मैं टाटीबंद में गया था कि जिस तरह से जिला प्रशासन, अकेले रायपुर की बात कर रहा हूँ, रायपुर कलेक्टर ने 100 बसों की व्यवस्था किया है, और तारीफ करनी चाहिए सिख समुदाय की, राधा स्वामी संप्रदाय की, और एक संस्था है जो सरकार से कम पैसा लेकर के अनाज की भोजन की व्यवस्था कर रही है। तो हम सबसे बड़ी बात यह है कि तिवारी जी जो आपने छत्तीसगढ़ में कोरोना जो आपने कहा है, थोड़ा उत्तर भी ले लूं हम गुप्ता जी से, क्योंकि अभी है, समय है आपके पास, फिर आऊंगा। गुप्ता जी, तिवारी के उत्तर पर मेरा उत्तर ले लीजिएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही बात हुई। खैर तिवारी जी की निश्चित तौर पे दिल खुश हुआ, मस्जिदें वीरान देखकर मेरी तरह खुदा भी खाना खराब है। नरेश जी क्या कहेंगे तिवारी जी की बात पे? प्रथम दिवस से आज तक राष्ट्र की चिंता नहीं, मजदूरों को चिंता नहीं, कौन कहाँ जा रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं। इनका एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना। और प्रथम दिवस से मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ, प्रथम दिवस से ये लॉकडाउन को फेल करने का प्रयास कर रहा है। यह वह राजनीतिक चरित्र है जिसको राष्ट्र में आई हुई आपदा से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज भी चुनाव की बात करते हैं, चुनाव को देखने की बात करते हैं। गुप्ता जी ये निचला स्तर तक नहीं जाएगा राजनीतिक दल के लोग। गुप्ता जी देखिए आप गुप्ता जी एक मिनट, गुप्ता जी मेरी बात सुन लीजिए। ना बिल्कुल गलत बात की बात कर, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करिए। आप बोल रहे थे मैंने पूरा धैर्यता के साथ सुना। गुप्ता जी बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं किया। इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो। आप थोड़ी सी आप जैसा वरिष्ठ आदमी यदि मर्यादा की लाइन से भाग जाए तो बड़ा दुख होगा। गुप्ता जी नरेश जी आप बोलिएगा। मेरा तिवारी जी ने जो कहा वो ठीक है। एक सवाल यहाँ जो उठ करके सामने आ रहा है कि जो मजदूरों का दर्द है, मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं, मजदूरों का रास्ते में वो एक्सीडेंट होता है, कितने आप भी जानते हो कितने मजदूर कालवित हो गए। ऐसी स्थिति में अगर 23 तारीख को लॉकडाउन के करने के पहले मजदूरों को कैसे उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए, ये तैयारी अगर होती तो क्या आपको नहीं लगता बेहतर होता? आज ये सवाल नहीं उठता। देखिए मैं आपको बताता हूं, जिस बात को तिवारी साहब अभी बता रहे थे कि रायपुर कलेक्टर कैसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं कि 13 योजना है इस प्रदेश में। एम्स इतना बड़ा काम कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। एम्स के लिए नोबडी इज रेडी टू से थैंक्स। आपको बता दो छत्तीसगढ़ में जो प्रसव के लिए किट पहनी जाती है, उस किट से बिलासपुर में कोरोना पेशेंट के लिए अटेंड करते हैं। ये मेडिकल स्टाफ के लिए ये सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट है। क्या उन मेडिकल अफसरों को मार डालना चाहती है प्रदेश की सरकार? आपको बता दो, ये जो मजदूरों के हितैषी की बात करते हैं, मैंने इस बात को कभी नहीं कहना चाहा। ये लॉकडाउन सेकंड के समय कुछ मजदूर सुंदरनगर चौक के पास पाए गए, उनको खाना खिलाकर हमारे पदाधिकारियों ने, युवा मोर्चा के लोगों ने प्रशासन को हैंडओवर किया। प्रशासन ने कहा हम इनको सेंटर हम भेजते हैं, और पता चला कि मयूर स्कूल के सामने होटल में छोड़ दिया गया। उनमें से एक आदमी, कोई बच्चे एग्रीकल्चर के बच्चे थे जो गोंदिया से तेलंगाना जा रहे थे। उन लोगों को मतलब बेचारे उनको हिंदी में बोलना नहीं आता और इंग्लिश बोल रहा था। उनको फिर रात में 1 बजे फिर छोड़ा गया। मजाक करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, हर व्यक्ति अपना सिर्फ बला टाल रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। आपको बताओ मजदूरों की कितनी बड़ी हितैषी है जो क्वारंटाइन बिना पूरा हुए राजनांदगांव से सूरजपुर भेज दिया गया। गुप्ता जी सवाल यहाँ है
कि अगर लॉकडाउन करने के पहले ट्रेन चला के, बस चला के केंद्र के पास कितनी ही व्यवस्थाएं होती हैं, इनको गंतव्य तक भेज। देखिए आज भी लाख के करीब पहुंच गई है पॉजिटिव कोरोना पेशेंटों की संख्या। उस दौरान अगर कर देते तो शायद ये नहीं होता। देखिए उस दिनों में लॉकडाउन वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लॉकडाउन के साथ उनको राशन देना। देखिए ये कैसे दोहरा राजनीतिक चले थे। लॉकडाउन करने में देरी हो गई, अब लॉकडाउन करते समय एक हफ्ता का और समय देकर लॉकडाउन देरी कर रहा था। अब लॉकडाउन चालू हो गया, मजदूरों को हम जब ला रहे ले जा रहे हैं तब उनको 1000 बसेस चाहिए। आज यूपी सरकार ने वो परमिशन दे दिया, लेकिन परमिशन के साथ उन्होंने जो चिट्ठी लिखा था उसके साथ पूरी फॉर्मल चिट्ठी नहीं थी वाड्रा की। श्रीमती वाड्रा ने जो चिट्ठी लिखी थी ना, सिर्फ एक चिट्ठी लिख दिया था उन्होंने, उस पर ड्राइवर कंडक्टर प्रॉपर फार्मिंग कुछ लिखा, चिट्ठी भेज दिया। ये और उसका प्रोपेगेंडा चल रहा है कल से हम 1000 बसेस मांगे। आज यह राजनीतिक दल यूपी बॉर्डर में ले जाकर हजारों लोगों को खड़ा कर दिया। आपको सिस्टम है, आप किसी प्रदेश की अनुमति मांगोगे, जाओगे आओगे, क्या ऐसा ले जाकर कहीं ठिकान हो गए? क्या उस पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान, दूसरे सारे प्रदेशों में नरेश जी आप जो कह रहे हैं उस पर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बार बार। तिवारी जी क्या कहेंगे? उनका कहना है कि आप प्रॉपर वे पे अनुमति नहीं मांग रहे हैं, इस कारण ये हो रहा। रेलवे में क्या किया? जब आज उन्होंने चुनौती दी मंत्री जी ने, तो चुनौती पर बात नहीं करते हैं। 43 रेलवे का पेमेंट कब किया जी? बात करने के लिए सब अच्छा हो रहा है। नहीं त्रिपाठी जी क्या कहा? नरेश जी तिवारी जी की बात आ जाने दीजिए। हम अनुमति नहीं मांग रहे हैं जी। जी तिवारी जी पहली बात तो ये है, सिलसिलेवार मैं बता दूं कि ये नरेश गुप्ता जी को कुछ जानकारी से नहीं है। लगातार हम अनुमति मांग रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, नरेश गुप्ता जी ने ये कहा एक तो ये नरेश जी त्रिपाठी जी मेरी बात सुनिए। नरेश एक तो ये क्या जी या एक व्यवस्था कीजिए आप जी। एक व्यवस्था कीजिए कि जब मैं बोल रहा हूं तो वो ना बोले, जैसे मैं चुप रहा, इनको पूरा बोल लेने दीजिए, फिर मेरे को मौका दे दीजिएगा। इनको पूरा जितना भड़ास निकालना है। और एक निवेदन तो ये है जी, आप बोलिए तिवारी जी। हाँ, मेरा एक तो निवेदन ये है कि गुप्ता जी की आवाज ठीक से आ नहीं रही, घर में बैठ करके बात कर रहे हैं। ये घर में दुबक के रहने की बजाय यहाँ स्टूडियो में आए और बैठ करके चर्चा करें तो उनकी आवाज भी थोड़ा स्पष्ट हो जाए। वो स्काइप में बैठते हैं तो आवाज नहीं आती है जी। तो अरे नरेश जी देखिए, फिर से बीच में बोले, जाने दीजिए, फिर से बीच में बोले ये नहीं, फिर से बीच में बोले वो, फिर से आवाज आने दीजिए। अब यही दिक्कत है नरेश जी, आवाज कल तक सुनिए, आप तो शायर है ना, कल तक जो कहते थे मरने की फुर्सत नहीं है जी, वो मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। ये हालत है। अरे थोड़ा, अरे नरेश जी पानी पी लो यार, थोड़ा आराम से पानी पी लो और मेरी बात सुन लो। नरेश जी बात आ जाने दीजिए उनके, हम आपके पास मेरी बात सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लो। यहाँ इसकी बात में बुलाया करो तो कम से कम आवाज तो समझ में आए कि कौन क्या बोल रहा है। जी 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 बिल्कुल। नहीं, मेरी दो तीन बातें सुन लीजिए त्रिपाठी जी। मैं 2 मिनट, आधा मिनट का समय लूंगा। बिल्कुल। हाँ, आधा मिनट का समय। प्रधानमंत्री की आलोचना करना भाई कोई रास्ता ही नहीं है कि मेरे को फांसी पे लटका देगा राजा, ऐसी तो स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री गलती कर रहे हैं तो वो गलती को उजागर करना विपक्ष के नाते हम लोगों का भी कर्तव्य है, एक बात। दूसरी बात, मजदूरों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा में जितने लोग काम कर रहे हैं त्रिपाठी जी, अकेले 25%, अकेले 25 कुछ प्रतिशत, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं बता दूंगा, मगर जो मजदूर काम कर रहे हैं 25 लाख से ज्यादा अकेले छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। 99% जो सुदूर वनवासी अंचल में जो वनोपज का संग्रहण करते हैं वो अकेले छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार बेहद संवेदनशील है, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। मगर मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर केंद्र की सरकार ने
थोड़ी सी, जैसे अभी तो जोन, रेड जोन रहेगा, ऑरेंज जोन रहेगा, ग्रीन जोन रहेगा, ये भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि कृपा करके आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, नहीं तो रायपुर में जहां एक केस नहीं था हम रेड जोन का मुकाबला कर रहे हैं। और अब जाकर के चौथे चरण में ये तय हुआ कि ये मामला राज्य सरकार को दे दिया जाए। जी 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 तो राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रही है, और आलोचना जिनको करना है वो तो स्वागत है भाई, आपका काम ही है आलोचना करना। अगर केंद्र सरकार गलती कर रही है तो हम उसकी आलोचना करेंगे, मगर अब इनका ऐसा है कि इनका समय नहीं कट रहा है, समय इनको काट रहा है, इसलिए कुछ भी। मगर एक निवेदन और जरूर है कि कृपा करके सारे मेहमानों को स्टूडियो में बुलाएं। वो गुप्ता जी क्या क्या बहुत जोर जोर से बोल गए, कुछ आधा तो 3/4 पल्ले नहीं पड़ा कि गुप्ता जी नाराजगी में क्या क्या बोल रहे हैं बेचारे। नाराजगी में क्या बोल रहे हैं गुप्ता जी? फिर हम मनोज जी से 1 मिनट बात कर ले। मनोज जी, नरेश जी क्या बोल रहे हैं आप? बड़ा स्पष्ट है जो माननीय तिवारी जी बोले ना, डर से दुबक के घर पे बैठे हैं, तो तिवारी जी ऐसे बहुत से राजनीतिक दल आए जिससे हम लोग नहीं डरते, चिंता नहीं करते, जो करना है कर लेना, जो हकीकत है हम जनता पे बयां करेंगे। आप क्या करा सकते हैं किसी कार्यकर्ता का? चलिए आप सकते हो, आप मजदूरों के दर्द पे बोलिए नरेश जी, मजदूरों की व्यवस्था को लेकर बोलिए, ये मुद्दा अलग है। मजदूरों की व्यवस्था को लेकर के हम मजदूरों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपको बता देते हैं, तीर लगाया तो कोई बात नहीं। त्रिपाठी जी सुनिए, आपने तीर लगाया तो कोई बात नहीं, जख्म हमने दिखाया तो बुरा मान गए। राहुल जी मजदूरों के साथ में बैठे हुए बात कर रहे हैं, उसको लेकर के टीका टिप्पणी कर दिया लोगों ने। मजदूरों के साथ बैठे हैं राहुल जी, चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, और इनके केंद्र के 2 मंत्री ऐसे हैं जिनके चेहरे पे हमेशा मनहूसियत दिखती है। एक सीतारमन जी हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी, और दूसरे रविशंकर जी, ये हमेशा युद्ध मतलब गंभीर और गुस्से की मुद्रा में रहते हैं। कभी मतलब उनको अगर कहना भी है विरोधी दल के लोगों को तो वो अपशब्द भर नहीं निकालते, मगर सारी बात कर रहे हैं। संवेदना क्या होती है, दर्द क्या होता है, उसको अगर जानना है तो बैठो मजदूरों के बीच जाकर के और उसको महसूस करो। मैं 25 तारीख से 25 मार्च से निकल रहा हूं, मैं और सत्यनारायण जी शर्मा की जोड़ी हम दोनों की, हम लोग निकल करके गरीबों के बीच में राशन बांटते घूम रहे हैं। मैं एक दिन, ये जरूर है कि सारे कायदे कानून का पालन करते हुए, मास्क लगा करके, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, नियम कायदे कानून का पालन करते हुए गरीब की बस्तियों में जा रहे हैं। आप जाएंगे नहीं, जिसकी फटे में पैर बुआई वह क्या जाने पीर पर आई। उस दर्द को महसूस करने के लिए उनके बीच में बैठना पड़ेगा। अभी आशीष तिवारी के साथ यही बात कर रहा था, हम दोनों बैठ करके बात कर रहे थे कि कितनी बुरी हालत है उन लोगों को। यही केंद्र सरकार ने अगर व्यवस्था कर ली होती तो आज इतनी दुर्गति नहीं होती। त्रिपाठी जी, जो मजदूरों को दर्द भोगना पड़ रहा है, गर्भवती हमारी बहन, बुजुर्ग माँ, नन्हे बच्चे, और उसकी गोद में उसका छोटा भाई 1 साल का, और वो सफर कर रहा है इस दर्द को देख करके, जिसकी आंख में आंसू न आए, वो आदमी नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है, वो दर्द को महसूस करने की। हालांकि नरेश जी अरे राजनीति भाई, जितनी आलोचना अभी विधानसभा चालू होगी, करना है करना। नरेश जी ये भूपेश बघेल जी कम से कम उनकी तारीफ कि हमारे यहाँ अभी 27 केस हैं, ये बाहर के आए हुए हैं, नहीं तो छत्तीसगढ़ कोरोना से पूरी तरह से मुक्त था। त्रिपाठी जी, ये अकेला प्रदेश है जहाँ बड़ी शानदार तरीके से कोरोना पर नियंत्रण पाया गया। जी बिल्कुल तिवारी जी, 1 मिनट। नरेश जी, आखिर हर दिन, मेरी बात सुन लीजिए, प्रतिदिन आज 15 मजदूर एक्सीडेंट से मरे, आज ट्रेन से 16 मजदूर कट गए, आज भूख से 1 मजदूर मर गया। इस तरह ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन की इस तरह से मनहूसियत वाली खबरें ना आती हूं। इसका दोष किसको देते हैं नरेश जी, आप ये बता दीजिए। देखिए, ये दोष का विषय नहीं, इसको बहुत क्लियर बता देता हूं मैं। ये जो राजनीति ना करते तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। क्या कराया, आनंद नगर में क्या हुआ, बॉम्बे में क्या हुआ, ये सब प्रोवोकेशन है। डे 1 से
इसे फेल करने का प्रयास किया गया। आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में 13 योद्धा है मंत्री परिषद के लोग, ये फिर क्या बन सकता है? बाकी डॉक्टर, पुलिस, प्रशासनिक आंकड़ा ये 0 है, 13 योद्धा है छत्तीसगढ़ के। ये राजनीति का चरित्र है साहब। आप देखिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए आए हुए लेबरर्स के लिए, मजदूरों के लिए। क्वारंटाइन सेंटर में शराब से लोग मारपीट कर रहे हैं, शराब पहुंच रही है। अरे वो मुद्दा मैं तो ये पूछ रहा हूँ जो मर रहे हैं, जो ट्रेन से कट रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। वो भी अब ये इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं। 16,650 क्वारंटाइन सेंटर ग्रामीण अंचल में है त्रिपाठी जी, और 635 क्वारंटाइन सेंटर शहरी इलाके में है। अब ये शराब की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को बोल करके शराब को बंद करवा देते ना, क्यों खुलवाया? खुलवाने वाली सूची में शराब का नाम क्यों रखवाया केंद्र ने? यहाँ तो कॉमा और पूर्ण विराम भी वहीं से लिख करके आ रहा है त्रिपाठी जी। हालत ये है, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट में सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित होती है। तो कपड़ा दुकान को तो बंद करवाया है उन्होंने, और शराब दुकान को आप खोल सकते हैं ये लिखा है। और राज्य की हालत ये है हमारे पास कि 1 रुपए की सहायता नहीं दिया है, CSR का पूरा पैसा लेकर के चले गए। हमारे यहाँ त्रिपाठी जी जो उद्योग धंधे हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, मगर उनके कार्यालय दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में हैं। वो प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा दे रहे हैं क्योंकि कार्यालय उनके दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में है। यहाँ की मिट्टी में उन्होंने यहाँ खोल करके रखा हुआ है कारखाना, यहाँ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से काम ले रहे हैं, मगर वो चंदा दे रहे हैं प्रधानमंत्री केयर फंड में। ये सब सोचने की ये क्या नाक लगा के बात करेंगे? इनकी हालत ये है कि इनके 9 सांसदों में से एक सांसद ने 1 रुपया भी छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 पैसा इन्होंने नहीं दिया है। केवल बृजमोहन अग्रवाल की तारीफ करनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के जो रायपुर शहर के विधायक हैं उन्होंने दिया है पैसा। 1 सांसद ने इनके पैसा नहीं दिया, सारा का सारा पैसा इन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड में दिया है। तो ये इनका इस मिट्टी के प्रति, इस धरती के प्रति इनका कुछ लगाव है कि नहीं? इनको लज्जा आती है कि नहीं कि इस मिट्टी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना है? बस हमारा समय ये नहीं है, कोई दर्द नहीं है इनके मन में इस मिट्टी के प्रति। तिवारी जी, नरेश जी, त्रिपाठी जी, समय समाप्त हो रहा है। मनोज त्रिपाठी जी आप बोलिए, वो तो बोलता है। नरेश जी समय समाप्त हो रहा है। मनोज जी, अरे नरेश जी 1 मिनट, अब उसमें तो हम उनका आवाज समझ में नहीं आता है। नरेश जी क्या बोल रहे हैं? जो सवाल से स्टूडियो में आपने नरेश जी, खैर छोड़िए। मनोज जी, आखिर ये पॉलिटिक्स कहां से शुरू हुई? तिवारी जी सुना नहीं था, ये राजनीतिक एक दूसरे पे आरोप लगाना मजदूरों का दर्द है। तो वो जो मैंने शुरू में ही कहा था कि दिल खुश हुआ मस्जिदें वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है, कहां से शुरुआत हुई मनोज जी इसकी? मनोज जी देखिए, शुरुआत तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही हो गई थी शुरू। जब लॉकडाउन के बाद जब मजदूर पैदल आने लगे थे और छत्तीसगढ़ की सीमा में जो है उनके लिए सरकार ने जो भी व्यवस्थाएं की, उन व्यवस्थाओं के समय से ही इस विषय पर जो है सियासत शुरू हो गई थी। और यहाँ पर जितने प्रवासी मजदूर जो यहाँ फंसे थे, जो दूसरे राज्यों के यहाँ काम करते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई सरकार की ओर से, स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से। और उसी समय से इस विषय पर लगातार जो है सियासत हो रही थी। और अब जाकर जब ये एक बड़ी समस्या के रूप में परिवर्तित हुई है, जब लॉकडाउन 3 के आखिरी चरणों में जब पर्याप्त ढील दी गई और मजदूर जो है काफी दिनों से पैदल चल के जब अपने राज्यों के करीब आने शुरू हुए, उस दौरान जिस तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद से लगातार इस विषय पर सियासत हो रही है। लेकिन वही जैसा कि आपने कहा कि कुल मिलाकर जो खबरें आ रही हैं, चाहे उसके लिए दोषी कौन है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जो खबरें आ रही है वो बेहद निराशाजनक है। पटेल जी, तिवारी जी, थोड़ा पटेल जी की भी टिप्पणी सुन लीजिए। आप जानते हैं पटेल जी आपके मित्र हैं पुराने, नरेश जी आप भी। पटेल जी, आखिर ये हो क्यों रहा है? ये हो क्यों रहा है? हाँ, बड़ा नमस्कार पटेल जी। नमस्कार। नमस्कार। ये हो इसलिए रहा है कि इसकी शुरुआत, अभी ताजा विवाद है वो
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के रेल मंत्री से हुआ पीयूष गोयल के। और इसमें राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीतिक गंध इसलिए आ रही है कि उसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया गया है। किसी भी ऐसी और सरकार का नाम नहीं लिया गया जो भाजपा के सहयोगी हों या भाजपा के मुख्यमंत्री हों। जबकि कर्नाटक ने ट्रेनें कैंसिल की, मजदूर ना जाए उद्योगपतियों कहने से। तो ये विवाद वहां से हुआ। जिस दिन ये विवाद हुआ उसके बाद ही भूपेश बघेल जी ने जवाब दिया कि हमने 1,16,00,000 रुपए जमा कर दिए, 30 ट्रेन मांगी, जो शायद तिवारी जी 45 ट्रेन मांगी। तो तिवारी जी को लेटेस्ट जानकारी है उस बारे में। और जहां तक जी तो उसके कारण ये स्थिति नहीं बची। वहां तो विवाद हो रहा, विवाद दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, लेकिन विवाद की शुरुआत हुआ क्योंकि ये 3 राज्यों के जो चुनिंदा नाम लिए गए उससे आता है। जी बोलिए। तो उसी कारण ये हुआ है। और इस प्रकार के जो मजदूरों का दर्द है वो ये सही कह रहे हैं तिवारी जी, उस मुद्दे से बाहर नहीं है कि अब मध्य प्रदेश में आपने देखा सतना रीवा, वहाँ पुलिस वालों को लाठी चलाना पड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को जाने की अनुमति नहीं दी। वो तो महाराष्ट्र से आ रहे थे। दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन उनमें समझ में नहीं बन पाया। ऐसे ही यहाँ भी देखने को मिला आपको दूसरे बॉर्डर पर मुरैना के आसपास। तो समन्वय के अभाव में इस तरह की चीजें हुई हैं और दोनों सरकारों में समन्वय होना चाहिए। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी केवल सरकारों को बस कर, इसमें जब तक सामाजिक लोग आगे नहीं आएंगे, समाज की जिम्मेदारी, जहां जहां सामाजिक संगठन है उस पर अच्छा कर रहे हैं। तिवारी जी ने भी नाम दिया, ऐसा कई जगह हो रहा है। लेकिन समाज क्या करे? समाज दूसरे राज्य में अनुमति थोड़ी दिलाता है, अनुमति न दिलाएगा, प्रशासनिक का अधिकार थोड़ी समाज। लेकिन कई जगह पर लोग कर रहे हैं कि उन लोगों को खाने का इंतजाम मतलब से कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, स्ट्राइक व्यवस्था हो रही है। बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन इस स्थिति के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, जिन आपस में समझ में नहीं। हमारा समय समाप्त हो गया। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। हम इसी तरह बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं, रूबरू होते ही रहेंगे। मैं अरुण भाई को एक बात और कह दूं कि ट्रंप की गुलामी और विधायकों की नीलामी में 15 दिन बर्बाद हुए अरुण भाई। चलिए फिर से आप नरेश जी को उकसा रहे हैं। नरेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज जी आपको भी बहुत धन्यवाद। पटेल जी आप तो हमारे साथ। एक मिनट नरेश जी, जज की हालत क्या करते हैं? जो जोर से बोलते हैं वकील है तो जज की हालत खराब हो जाती है। चलिए धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पलायन पर पॉलिटिक्स जारी है। कुल मिलाकर मजदूरों के दर पर जमकर सियासत हो रही। सरकार की कवायद पर विपक्ष का वार जारी है। हालांकि सियासी रंग के बीच मजदूरों का दर कहीं धुंधला होता नजर आ रहा है। यह सवाल ये भी है कि अभी सियासत जरूरी है या मजदूरों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना।